गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम अभी जो चैप्टर्स थे हमने क्या किया कि हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, कर्नाटका वॉर, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर्नाटका वॉर को पढ़ लिया। ठीक है, 1 दिवस की जो फाइट थी वो भी पढ़ लिया, जो ट्रीटी ऑफ पेरिस, पीस ऑफ पेरिस, वो भी हमने पढ़ लिया। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, हम क्या है टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, हर एक जो बैटल है उसको हम अच्छे से, जो हमारे एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से डेप्थ में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और धीरे 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 क्या है, हम सारे टॉपिक जो हैं वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक है वो है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही क्या सुप्रीम पावर बनकर उभरना शुरू होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो उसका जो कॉज है हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो जो क्यों होती है, उसका रीज़न क्या था। ठीक है, तो उसका जो रीज़न था, सबसे पहले 1717 में उसको फ़क्रुर सियार क्या करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है, फरमान जारी करता है। ठीक है जी, उसमें क्या होता है कि उसमें वो ट्रेड कर सकते हैं बंगाल। ठीक है जी, तो उस जो उसका जो दस्तक है उसका वो मिस यूज़ करते हैं। ठीक है जी, वो क्या करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। ठीक है, जो जितने भी ऑफिशियल्स ऑफ ए कंपनी होते हैं वो ट्रेड की जो प्रिविलेज उनको मिलती है उसका वो मिसयूज़ करते हैं। उसका डायरेक्टली इफेक्ट क्या पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर आप किसी कहीं पे भी रहते हैं, अगर आप उसके टैक्सेस नहीं भरते हैं, ठीक है, उसका मिसयूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ का लोकल है, जो वहाँ का राजा या गवर्नमेंट है, उसका वो क्या होगा, लॉस होगा, उसका फाइनेंशियली लॉस होगा। तो वो कोई भी राजा या कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसका जो इफेक्ट, जो उसके रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको जो तोड़कर अगर कोई मिसयूज़ करके अगर एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है, तो वो ऑब्वियसली नहीं देखेगा कि हाँ भाई मेरे जो फाइनेंशियली उसको लॉस हो रहा है। तो यही काम जो था वो प्लासी की फाइट का जो कॉज था, कि जो सिराजुद्दौला था वो ये ध्यान से देख रहा था कि जो प्रिविलेजेस हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी हैं उसको वो बहुत ही लीनियंटली यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी हमारा जो लॉस हो रहा है, फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसके कारण ही ये जो और वो क्या करते हैं, वो कलकत्ता को फॉरफिट करते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब। ठीक है, सिराजुद्दौला को बताते भी नहीं हैं और उसको क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं। तो ये जो है, ये सारा जो है सिराजुद्दौला को जब समझ आता है तो वो अगेंस्ट हो जाता है ब्रिटिश आर्मी के, और वो क्या बोलता है, वो फाइट इनके अगेंस्ट फाइट को अनाउंस कर देता है। और वो कौन सी फाइट होती है, बैटल ऑफ प्लासी। तो उससे पहले क्या होता है, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। ब्लैक हॉल ट्रेजेडी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी क्या है। तो ये क्या होता है कि सिराजुद्दौला क्या करता है कि जो इनके जो जैसे आपको बताया कि कलकत्ता को वो क्या करते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, फोर्टिफाइड के मतलब वहाँ पे किला बना लेते हैं। तो वो क्या करता है, सिराजुद्दौला अपनी आर्मी के साथ जाता है, 146 इंग्लिश जो पर्सन होते हैं उनको एक छोटे से रूम में इकट्ठा बंद कर देता है, और उसके कारण क्या, सफोकेशन के कारण 123 पर्सन जो हैं उनमें से मारे जाते हैं। ठीक है जी, उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यहीं से ये मेन रीज़न था कि इंग्लिश जो है अगेंस्ट हो जाते हैं किसके, सिराजुद्दौला के। बट वहाँ पे आप ये देखिए, वहाँ सिराजुद्दौला उस टाइम सबसे पावरफुल इन इंडिया में था। ठीक है, सबसे पावरफुल जो पावर थी इंडिया में वो सिराजुद्दौला ही थी, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, बट वो क्या होता है, जो 123 मर जाते हैं और बाकी जो बच जाते हैं उसमें से रॉबर्ट क्लाइव भी वन ऑफ देम। ठीक है, तो ये जो घटना होती है इसके कारण जो है इंग्लिश जो हैं वो इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के अंडर ही कलकत्ता और मद्रास को स्ट्रेंथन करते हुए इंग्लिश पोजीशन जो बंगाल में उसको स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, एक सीक्रेट अलायंस करता है। ठीक है, ये देखिए सीक्रेट अलायंस, मैंने क्या बताया आपको, ये सीक्रेट अलायंस होता है। ठीक है, विद मीर जाफर, राय दुल्हर, शेर जगत, ओमीचंद। शेर जगत कौन होता है, बैंकर था वहाँ का, नवाब बंगाल का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे जो नाम, चंद जो इंसान हैं जो यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ये सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन में आते हैं। आप बताइए कि कौन कौन किस किस के साथ सीक्रेटली अलायंस किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो मीर जाफर था, ठीक है, जो चीफ कमांडर ऑफ आर्मी था, रायत दलबर, शेर जगत जो बैंकर था, ओमीचंद। ठीक है, ये सभी जो थे वो या तो अमीर थे या बैंकर्स थे या फिर क्या था, चीफ आर्मी थे। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिसीव करते हैं, किसको करते हैं, सिराजुद्दौला को। और क्या होता है, सिराजुद्दौला के साथ ये स्ट्रेंथन करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाते हैं, और मिलकर क्या होता है, अब देखिए, अब इतनी बड़ी आर्मी, बट उनका जो कमांडर है अगर वो इंग्लिश के साथ मिल जाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो हारी जाएगी। तो उससे क्या होता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये बैटल है ईजिली जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी को 23 जून ये ध्यान में रखें, ये 17 है, ये 9 नहीं है, ये 1757 है। इसको आप सही कर लें,
23 जून 1757 में ये जीत जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी के रिजल्ट में क्या होता है, मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है जी, और फिर उसके एवजे में क्या मिल जाता है, जो ब्रिटिशर है वो 24 परगना जो बंगाल में है उसकी जमींदारी किसको दे दी जाती है, ब्रिटिशर्स को। तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी का कारण क्या था, सिंपल सा कि जो उनका मिस यूज़ हो रहा था, जो दस्तक उनको प्रिविलेजेस मिले गई थी, उसका एडवर्सली इफेक्ट पड़ रहा था नवाब के फाइनेंस पे। उसके कारण वो चिढ़ जाता है, उसको मिसलीड किया जाता है, वो चिढ़ जाता है आर्मी के। बट वो ब्लैक होल, उसके बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है कि क्या करता है वो 146 इंग्लिश पर्सन को एक कमरे में बंद कर देता है। ठीक है, बंद आप जब भी पढ़ें तो ऐसी स्टोरी की तरह पढ़ें तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो वो 146 में से 1 to 3% जो है 123 पर्सन तो मारे जाते हैं, उसमें से जो अपना रॉबर्ट क्लाइव है वो भी एक होता है, वो जिंदा उसमें से ब्लैक होल ट्रेजेडी में से जिंदा वापस आ जाता है। ठीक है, उसको भी एग्रेशन होता है कि अब मैं तो बदला लूँगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, ब्रिटिश आर्मी को लीड करता है, और लीड करने के साथ साथ वो वेरी स्मार्ट गेम खेलता है। वो सीक्रेटली अलायंस करता है, मीर जाफर जो कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ होता है सिराजुद्दौला का, उसके साथ एक सीक्रेटली अलायंस करता है। राय बहादुर दुलहर के और जगत सेठ और ओमीचंद को अपने साथ मिला लेता है। ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और मीर जाफर जो कमांडिंग ऑफ चीफ था, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको बोलता है कि मीर जाफर अगर आप मेरे को हेल्प करते हो तो मैं अगर जीत जाता हूँ तो वो नवाब बंगाल आपको बना दिया जाएगा। तो वो ऑब्वियसली लालच में आकर क्या करता है, उसको चीट करता है, और वो नवाब उसको मार दिया जाता है और उसको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। उसके एवजे में क्या जमींदारी दी जाती है ब्रिटिशर्स को 24 परगना, और मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है, नवाब ऑफ बंगाल। तो यहाँ तक की ये कहानी तो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मीर कासिम एंड ट्रिटी। अब मीर जाफर जो है वो भी इरिटेट हो जाता है। अब जैसे इरिटेट वो हुआ सिराजुद्दौला, ऐसे ही मीर जाफर भी इरिटेट हो जाता है। ठीक है, तो इरिटेट क्यों होता है कि इंटरफेरेंस बहुत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, एज ए पपेट हो जाता है। मीर जाफर क्या है, उनका एक कठपुतली बन जाता है। ठीक है जी, और उसके बाद बेदारा, मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में फाइट होती है बेदारा की। ठीक है, उसमें भी इन्वॉल्व हो जाता है मीर जाफर, और लकीली क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मीर जाफर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये था कि कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसके फेवर में हो और मीर जाफर के अगेंस्ट। तो उसके लिए भी उनको क्या मिल जाता है, मीर कासिम। मीर कासिम कौन होता है, सन इन लॉ होता है मीर जाफर का। ठीक है, ये आपके ध्यान में रखना है। मीर कासिम उसका बेटा नहीं था, सन इन लॉ था। वो क्या करता है, उसके बेटा मीरा जो कौन था, मीर जाफर का बेटा। यहाँ पे देखिए मीरा जो है, ये जो है, ये मीरा जो है वो किसका बेटा है, मीर जाफर का। इसको नवाब नहीं बनाया जाता है। मीर कासिम के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी म्यूचुअली क्या करती है, एग्रीमेंट करती है कि अगर आप जीत जाते हो तो आपको ही बना दिया जाता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या एक ट्रीटी होती है मीर कासिम के साथ, उसमें क्या होता है, मीर जाफर के सन को नहीं बनाया जाता, मीर कासिम को बनाया जाता है। और उसके एवजे में क्या उसको दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाता है, उसको द गवर्नर ऑफ कलकत्ता एग्री टू सपोर्ट द मीर कासिम। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, जो बेंस्टर स्टार्ट था, जो गवर्नर था, वो क्या है, मीर कासिम के फेवर में था। ठीक है, और उनके बीच में ये ट्रीटी होती है कि अगर मेरा साथ देते हो, मतलब वो खड़ा हो जाता है कि यार उसकी तो डेथ हो जाती है, मीरा की तो डेथ हो जाती है, और मीरा का जो बेटा था, अब ये देखिए मीर जाफर का बेटा है मीरा का जो बेटा है वो बोलेगा कि मैं नवाब ऑफ बंगाल बनूंगा, और मीर कासिम खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं एलिजिबल हूँ जी, मेरे को ये नवाब ऑफ बंगाल मेरे को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस टाइम की यूरोपियन की सबसे बड़ी ताकत थी, वो किसको सपोर्ट करती है, मीर कासिम को, सन इन लॉ को सपोर्ट करती है, और उन दोनों के बीच में ट्रीटी होती है। और वो ट्रीटी कब होती है, 1760 में। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे देखिए हर चीज़ उनके फेवर में जाती जा रही है। अब क्या होता है ट्रीटी में, क्या होता है, मीर कासिम एग्रीड करता है कि कंपनी डिस्ट्रिक्ट गोदाम मदन एंड चित्तौड़ वो कंपनी को दे देगा। ठीक है जी, जो ये तीन हैं, मैदानपुर, चित्तौड़गढ़ और जो बुरधान, ठीक है, ये जो है वो कंपनी सीडेड करेगी। एग्रीड टू पे ऑफ ऑल द ड्यूज जो आउटस्टैंडिंग हैं, जो कंपनीज के आउटस्टैंडिंग हैं, वो सब कौन पे करेगा, मीर कासिम पे करेगा। ठीक है, हाफ ऑफ द शेयर चौहान ट्रेड एंड शैलेट। ठीक है, जितना भी चौहान ट्रेड है, चंद का जो ट्रेड है, वो शैलेट के साथ जो भी होता है वो उसका जो हाफ शेयर है किसको दिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। प्रॉमिस 5 लाख रुपीज़ टुवार्ड जो अभी साउथ इंडिया। अब क्या था, अब देखिए ना, बंगाल तो उसने जीत लिया, अब वो साउथ साइड को जाएगा। तो उसको वहाँ पे वो ट्रीटी के अंदर क्या बोला गया कि मीर कासिम को क्या करना होगा, अगर आप बनना चाहते हो तो आपको 5 लाख रुपया हमें फाइनेंस देना होगा कि हम जो फाइट करना चाहते हैं साउथ की साइड, अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें 5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। तो ये भी वो एग्री कर जाता है। मीर जाफर डिसाइड टू रिज़ाइन। अब देखिए उसके पास उसका बेटा तो मारा जाता है। ठीक है जी, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मीर कासिम उसका सन इन लॉ है,
तो वो उसके अगेंस्ट भी नहीं जाता है, तो वो क्या करता है, वो रिज़ाइन दे देता है और उसको क्या है 1500 की जो पर ईयर पेंशन जो है वो लग जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, मीर जाफ़र की जगह पे मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो था ये ऑल अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है जी, और मीर कासिम भी उनका एक पपेट ही बन जाता है। ठीक है, और धीरे 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 क्या है, सारा जो बंगाल है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही आ जाता है। ठीक है, तो होप आपको ये बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, उसके रीजंस और कौन कैसे क्या जीतता है, मीर कासिम उसका सन इन लॉ है वो कैसे उसको हराता है, तो ये सब आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आपको ये जो हिस्ट्री है ये मैं आपको क्यों आपको चैप्टर वाइज, क्योंकि ये कहानी की तरह आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको याद करेंगे, इसके जो जैसे अगर आप इसको देखते हैं, अगर आपको इसको याद करने की कोशिश करते हैं तो ये कभी भी याद नहीं होगी। बट यस, अगर आपको एक कहानी की तरह अगर याद हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने इसको कहानी की तरह ऐसे ही बैटल ऑफ बक्सर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम इसको बैटल ऑफ प्लासी जो है यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है हम बैटल ऑफ बक्सर करेंगे और फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और उसके बाद हम सीधा ही हम क्या करेंगे स्टार्ट 1857 और 58 में जो हमारा विद्रोह हुआ था उसके बारे में देखेंगे। फिर हम अपना सीधा जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेन चैप्टर स्टार्ट होते हैं 1884 से लेकर 1947 उसको कवर अप करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेन जो इरा है मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो 1885 टू 1947 है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हैं ये अगर 10 में से 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, बट 8 क्वेश्चन जो है वो उसी में से ही आएंगे, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आपके लिए एक चैप्टर्स हैं, मैंने इसीलिए अलग अलग से करवाए हैं सो दैट कि आपको अलग से करना ना पड़े, आप एक एक वीडियो को देखते जाएं, आपको अंडरस्टैंड करते जाएं। ठीक है, और साथ साथ में मैंने आपके साथ इसके MCQs भी बनाए हैं, होप आपको समझ आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।